हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए जो व्यापम सब इंजीनियर 2022 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं। मेरे जो भी दोस्त 2022 व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अगर एक चीज़ पता होगी, एक्चुअली ये वैकेंसी 2021 की है, एग्जाम इसका 2022 के अंदर हो रहा है, तो उनको एक चीज़ पता होगी कि अभी जो व्यापम का कैलेंडर अपडेट हुआ है उसके अंदर जो वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी गई है वो समथिंग दी गई है कि उसका जो एग्जाम होगा, मतलब 2021 की जो वैकेंसी का एग्जाम होगा वो 2022 अप्रैल के अंदर होगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त मेरे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी अब जाग जाएं, उनको इन्फॉर्म करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं। और इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी चल रहा है अक्टूबर और यहाँ से समथिंग अप्रैल में ये एग्जाम है, तो आपके पास हार्डली 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है और इतना रिक्वायरमेंट है व्यापम सब इंजीनियर की कि वो आपसे इतना टाइम ले सकता है कि आप इतना टाइम उसे दो और तैयारी करो, तभी जाकर के आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की और जो स्टूडेंट्स के मन में जो पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं या कि कुछ उनके मन में डाउट होते हैं कि तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या फाइनल ईयर एलिजिबल है, क्या बाहर से जो आते हैं कि आउट ऑफ जो MP है वो एलिजिबल है, ठीक है, क्या क्या और जो डाउट्स उनके मन में, सारे डाउट्स में बीच बीच में लूंगा। ठीक है, बाकी एक सारा कंप्लीट डिटेल दूंगा। आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, क्या आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, कहाँ से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। क्योंकि मेरे दोस्तों आपने भी देखा होगा, आपने यदि थोड़ी भी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया होगा तो देखा है कि जो व्यापम सब इंजीनियर का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उन सब पे बात करेंगे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक फुल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर होगा। जो मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। और ये मान लीजिए कि काफ़ी सारी दिनों की मेहनत का निचोड़ आपको 30 से 40 मिनट के अंदर इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो व्यापम की सारी जानकारी ना, क्योंकि अभी कल से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो उनकी सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे और आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। ओके, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो व्यापम सब इंजीनियर 2021 की वैकेंसी का कैलेंडर था, चूंकि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, कैलेंडर आया हुआ है। कैलेंडर के अंदर ये बात कही गई है कि जो एग्जाम होना है वो अप्रैल के अंदर होगा, यानी अप्रैल 22 के अंदर होगा। ठीक है, तो अप्रैल का ये एग्जाम होगा तो उसका नोटिफिकेशन समथिंग 1 से 2 महीने पहले ही आता है व्यापम का, मतलब ज़्यादा टाइम देता नहीं है, चूंकि अपन अभी 2020 के अंदर देखे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम देता नहीं वो एग्जाम लेने के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन से 45 से 50 दिन के अंदर एग्जाम ले लेते हैं, तो अपन ऐसा मान के चल सकते हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। ओके मेरे दोस्त, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया वैकेंसी कितनी आ सकती है, तो देखो एक अंदर की बात है, अंदर से एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि मेरे एक जो मतलब फ्रेंड्स है वो रहते हैं, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वहाँ से मुझे मतलब एक थोड़ी सी जानकारी मिली कि जो इस बार वैकेंसी है वो एज कम्पेयर टू पिछले साल काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में जगह है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है। और पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो आई थी केवल एक डिपार्टमेंट के लिए, वो था अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो लगभग 52 पोस्ट के आसपास थी। तो इस बार जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है, लगभग 250-300-400 वैकेंसी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी वैकेंसी इस बार आएगी। ठीक है, वो तो बात की बात है कितनी निकल कर आती, बाकी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है, जो एक जानकारी निकल कर आई है, उसके हिसाब से वैकेंसी अधिक आनी ही चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोस्टें खाली है। ठीक है, तो ऐसा अपन मान चल सकते हैं कि वैकेंसी अधिक आएंगी। तो वैकेंसी की प्रॉब्लम नहीं, वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा। अगर अभी कैलेंडर जारी हुआ है तो एग्जाम आपका अप्रैल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। अब मेरे दोस्तों कुछ व्यापम के जो कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे, उनके मन में कुछ ऐसे डाउट होते हैं ना, जैसे सबसे पहला डाउट होता है। ठीक है, सबसे पहला डाउट ये होता है कि क्या भैया फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है, इन द सेंस कि जो अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं, क्या वो जो अगली वैकेंसी आती है तो वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना आप बात, यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय आपका कंप्लीट डिप्लोमा या बीटेक जो भी आपने किया है, अगर उसका रिजल्ट आ चुका है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। व्यापम की ये रिक्वायरमेंट है कि यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। तो जो लोग अभी फाइनल ईयर पे हैं, यदि जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो उनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनका अभी फिफ्थ या सिक्स्थ सेमेस्टर चल रहा होगा, तो वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो बीटेक वाले हों चाहे वो आपका डिप्लोमा वाले हों। ठीक है,
फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप करते समय आपका कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा भी या बीटेक जो भी आपने कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन होता है क्या भैया केवल डिप्लोमा वाले एलिजिबल है या कि केवल बीटेक वाले एलिजिबल है। तो पहली बात तो देख लीजिए कि इसके अंदर अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसके अंदर देखें तो बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल थे, दोनों ने फॉर्म को फिलअप किया है और दोनों के सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, यदि आपने बीटेक कंप्लीट किया है, यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। दूसरे क्वेश्चन की बात हो गई। तीसरा मन में डाउट ये आता है कि भैया अपन अगर आउट ऑफ एमपी आ रहे हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त इस वीडियो को यूपी से देख रहे होंगे, कुछ आउट ऑफ बिहार वगैरह से देख रहे होंगे, तो वो लोग सोचते हैं कि अपन अगर सब इंजीनियर का फॉर्म फिलअप करें तो क्या हम भर सकते हैं। तो अभी अभी शिवराज सिंह जी ने अपने एक भाषण में बोला था कि केवल अगर एमपी के अंदर जो वैकेंसी आएंगी उसको केवल मध्य प्रदेश के ही जो एस्पिरेंट्स है वो फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा ये अप्लाई हुआ नहीं है। पिछली बार जो व्यापम की वैकेंसी आई उसमें भी काफ़ी सारे आउट ऑफ एमपी के जो एस्पिरेंट उन्होंने फॉर्म फिलअप किया। अभी पुलिस की बात करते हैं, जो पुलिस की वैकेंसी है जिसका एग्जाम भी व्यापम ही ले रही है, अभी हुआ नहीं, एक्चुअली व्यापम के थ्रू ही होना है, ठीक है। तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे जो कि आउट ऑफ एमपी थे उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है। बट यहाँ पे एक चीज होती है, चीज ये है दोस्त कि वो एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि यदि आप ये उत्तर प्रदेश से हैं और आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से, फिर भी यदि आपने मध्य प्रदेश के अंदर सब इंजीनियर का फॉर्म भरा है तो आप किस कैटेगरी में काउंट होंगे, आप जनरल कैटेगरी के काउंट होंगे, मतलब आपको रिजर्वेशन का प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है, बाकी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि सारे स्टूडेंट के मन में होते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को ले लेते हैं। इसके बाद अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, ये उन दोस्तों के लिए जो पहली बार हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो 2 मिनट रुके, आपके लिए पॉइंट है। अभी आते हैं अपन डिटेल एनालिसिस पे। थोड़ी मैं जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी व्यापम सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न अब चेंज होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनआरसी आने के बाद बोल रहे हैं कि अब एनआरसी के आने के बाद एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन एनआरसी आने के बाद जो आपका एग्जाम होना था पूरे इंडिया लेवल पर एक, वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने ऐसा कहा है कि हम एनआरसी के थ्रू एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। अब एनआरसी के थ्रू एग्जाम करवाएंगे, लेकिन अभी एग्जाम जो है वो वैकेंसी जो कैलेंडर आया हुआ है व्यापम का सब इंजीनियर का, वो आया है व्यापम के ही थ्रू, ठीक है। व्यापम नहीं जारी किया हुआ है, तो ऐसा चांस है, मतलब चांस क्या ऐसा ही है कि वो जो एग्जाम होगा वो व्यापम ही लेगा, और व्यापम का लेगा तो पैटर्न चेंज होने का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अपन मान चलते हैं कि पैटर्न सेम रहने वाला है, ठीक है, और सेम रहेगा भी। तो अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो ये होता है 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है। कितने मार्क्स का पेपर होता है आपका? 200 मार्क्स का, ओके, 200 मार्क्स का। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे भैया इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं टेक्निकल के। तो देखो मेरे दोस्त, इसके अंदर आप सिविल से हो तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिपेंड करती है कि वैकेंसी किसकी ब्रांच की आई हुई है। जैसे ड्राफ्टमैन की आई है या सिविल की आई हुई है, सिविल सब इंजीनियर की आई हुई है, तो आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यदि आपने सिविल से किया है। मैकेनिकल की आई है तो आप मैकेनिकल फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की आई तो भी कर सकते हैं। डिपेंड करती है किसकी वैकेंसी आई हुई है। मोस्टली इन्हीं 3 ब्रांचेस की वैकेंसी आती है इसके अंदर, और भी यदि कोई ब्रांचेस की आती है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिपेंड करती है कि वैकेंसी किस ब्रांच की आई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डिपेंड आएगा नोटिफिकेशन के बाद कि भैया हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करेगा नोटिफिकेशन आने के बाद कि किस ब्रांच की वैकेंसी आई हुई है, किसकी नहीं आई हुई है, ठीक है। 200 मार्क्स का परीक्षा पैटर्न सबका सेम रहता है, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो या कि इलेक्ट्रिकल से हो। ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो हर ब्रांचेस के लिए कॉमन रहता है, ठीक है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स का आपका क्या होता है? टेक्निकल पोर्शन है इसके अंदर, ठीक है। 100 मार्क्स का टेक पोर्शन होता है, 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक पोर्शन होता है। ये हर बार का ही ऐसा ही चला आ रहा है, चलता रहेगा अभी कुछ दिन, जब तक व्यापम लेगा एग्जाम। 100 मार्क्स का टेक पोर्शन, 100 मार्क्स का नॉन टेक पोर्शन। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, यदि आपने एक सिविल से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो आपके लिए जो सिविल के सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सिविल के कौन कौन सब्जेक्ट हैं अभी अपन बात करें, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट एनालिसिस दूंगा। पिछले 10 से 15 साल जितने भी पेपर हुए हैं, जितने नेट में अवेलेबल, 2013 से मोस्टली अवेलेबल नेट के अंदर, उन सभी पेपर के एनालिसिस दूंगा कि कौन से पेपर के अंदर किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहा है, उन सबका एक एवरेज दूंगा। तो वो जो एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और उसको देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे दोस्त किस पेपर का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। बात करते हैं अभी इस पे। 100 नंबर का टेक्निकल पोर्शन है, 100 नंबर का नॉन टेक है। नॉन टेक के अंदर आपके ये नॉन टेक पोर्शन सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, हर ब्रांच के लिए कॉमन है। और ये 100 नंबर का टेक्निकल पोर्शन है, डिपेंड करता है आपकी ब्रांच कौन सी। यदि आप इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट आएंगे 100 नंबर में, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के, सिविल के हैं तो सिविल के सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, जो आपने डिप्लोमा या बीटेक के दौरान पढ़े हुए हैं। बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर ये हर ब्रांच के लिए तो कॉमन है। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नॉन टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस लिखा हुआ है। हिंदी की बात कर लेते हैं, 7 सब्जेक्ट आते हैं 100 नंबर के अंदर। हिंदी आती है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस,
जनरल और अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ऐसे करके 7 सब्जेक्ट है। हिंदी आती है आपकी 15 मार्क्स यानी 15 नंबर की, रीजनिंग 15 की, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके 14 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब इनके अंदर भी अपन जब कोर्स अपन कल से अपन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं क्या क्या कैसा अपन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके अंदर इनके अंदर अपन इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग इंग्लिश के अंदर क्या डिटेल में आज तक क्या क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा कंप्लीट में डिटेल में समझेंगे। ऐसा हिंदी के अंदर, ऐसा मैथ के अंदर, और एक कंप्लीट बैच लेकर के आएंगे नॉन टेक और प्लस टेक का, ठीक है, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन सिविल की, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन सिविल की। देखो मेरे दोस्त, टेक्निकल पोर्शन जो सिविल का है ना, ये चूंकि अपन अगर मान लीजिए आपने एसएससी के एग्जाम दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो सिलेबस होता है ना फिक्स होता है कि भाई साहब आपके 10 से 12 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल के अंदर, तो उन्हीं से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और उससे ट्रेंड से पता चल जाता है किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। लेकिन व्यापम सब इंजीनियर का जो पेपर होता है उसका जो लेवल है वो एसएससी जेईई की कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन है, कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन रहता है। उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है ना, तो उतने न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन का जो विस्तार होता है बड़ा होता है, मतलब हर सब्जेक्ट से भाई साहब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ओके। तो अपने को ये एनालिसिस से ही पता चल पाएगा कि यार किस सब्जेक्ट का वेटेज किसका ज्यादा है, अपने को कितना किसको पढ़ना है और किसको क्या वैल्यू देनी है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पास मैंने सब्जेक्ट का एनालिसिस किया हुआ है, ये पिछले 2013 से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2013 से लेकर के 2018 जो कि पेपर नेट के अंदर अवेलेबल है। 2020 का पेपर अभी नेट के अंदर अवेलेबल नहीं था, तो अपन ने उसको एनालिसिस के अंदर शामिल नहीं किया है। जैसे आ जाएगा अपन उसको भी एनालिसिस के अंदर शामिल कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल 2013 से 18 तक का ये एनालिसिस है, जिसके अंदर अपन ने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन अलग किए थे और उसके अंदर उनका एवरेज निकाला। जितने भी पेपर थे उसके अंदर जो सर्वेइंग का वेटेज था वो हर पेपर से जो एवरेज निकल कर आया वो 18.5 था, मतलब ऑलमोस्ट 18 नंबर या 18 से 20, किसी में 20 भी आए, किसी में 12 भी आए, किसी में 15 भी आए, उन सबका एक एवरेज वैल्यू अपन ने निकाला तो 18.5 था। मतलब सर्वेइंग का जो एवरेज हो 18.5 का है। तो मतलब सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यापम के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछेंगे भैया सर्वे के अंदर तो काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो आप उनमें से कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका भी एनालिसिस दीजिए। तो मेरे दोस्त हम वो सब चीज भी देते हैं, हम चैप्टर वाइज एनालिसिस भी देंगे, चैप्टर के अंदर टॉपिक भी देते हैं एनालिसिस, क्योंकि अपन ने सारा डिटेल में एनालिसिस करके रखा हुआ है और वो आपका प्रोवाइड करेंगे। जैसे अपन सर्वेइंग अभी कल से स्टार्ट होगी क्लास अपनी सर्वेइंग की, ठीक है। सर्वेइंग के अंदर क्लास स्टार्ट करने से पहले यही चीज का एनालिसिस दिया जाता है कि भैया सर्वे के अंदर ना ये चैप्टर है आपके, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे, चैन सर्वेइंग, कंपास सर्वे, थियोडोलाइट, लेवलिंग, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट है। अब इसमें अपन देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से सर्वेइंग के अंदर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे बात कर लेते हैं थियोडोलाइट के अंदर, तो थियोडोलाइट के अंदर कौन से सबसे ज्यादा कितने मार्क्स क्वेश्चन आए हैं, चैन सर्वेइंग से कितने मार्क्स के आए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना यार कि अच्छा थियोडोलाइट सर्वेइंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कि ट्रैवर्सिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर के पढ़ाई करोगे। क्योंकि मेरे दोस्त पता है एग्जाम में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसके लिए एक परफेक्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। वो हम आपको कर करके देंगे, वो अपना कंप्लीट जो कोर्स होगा ना उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, मतलब एक करेक्ट फोकस्ड होकर के अपन व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्त। क्योंकि अगर अपन ऐसे पढ़ने चले ना पूरी सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको तो फिर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनको पढ़ते रह जाओगे, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें, कितनी सारी चीजें पढ़ लोगे आप। और देख लो सिलेबस का कितना वास्ट है, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी आपने डिप्लोमा के अंदर, बीटी के अंदर सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं ना, जो अदर कॉम्पिटिटिव में जहां से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं वो भी आते हैं इसके अंदर, तो आप कितने सब्जेक्ट पढ़ लोगे भाई साहब, मुझे बता दो, है कि नहीं। तो अपने को फोकस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा, वो हम सब आपको करके प्रोवाइड कर देंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक्चुअली। फिलहाल देखिए अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। सर्वेइंग का इंपॉर्टेंस 18.5 का है। हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग का जो वेटेज रहा है वो 10.75 का है। अब जिनको ये ऑथेंटिक ना लग रहा हो ना, अपन हर चीज का प्रूफ भी देते हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इस सन से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आए, फिर उनका आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। जितने पेपर किए उसका एक डिटेल्ड पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आप खुद बैठ के निकाल लीजिए। और इसके बाद भी आपको प्रूफ चाहिए ना, तो आप पेपर उठाइए फिर एनालिसिस कर लीजिए। उसका लिंक मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप, पेपर्स का जो सारा लिंक मिल जाएगा वो फेसबुक ग्रुप के अंदर, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारे पेपर्स हैं, पेपर का एनालिसिस कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर लें तो वो एनालिसिस हमने करके दिया हुआ है। ये एकदम ऑथेंटिक डाटा है, इसको आप बदल नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत की गई, मेहनत से एनालिसिस किया गया डाटा है, ठीक है। तो इस पे इसकी ऑथेंटिसिटी पे आप बिल्कुल भी शक ना करें, ठीक है। अगर आपको शक है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, फेसबुक ग्रुप का है जहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके नीचे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है किसका, ये जो हर साल के पेपर में कितने क्वेश्चन किसके आए हुए हैं, तो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की। हाईवे इंजीनियरिंग से 10 10.75 के मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है।
बीएमसी की बात कर लेते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की, इसका वेटेज 10 मार्क्स का रहा है, ठीक है। कभी ये 12 का भी आया होगा, कभी 8 का भी आया होगा, एक एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ 10 मार्क्स का। इन्वायरो की बात कर लेते हैं, 9.5 मार्क्स का वेटेज है। डीएसएस बोले तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसका वेटेज आपका 6.5 मार्क्स का है। बात कर लेते हैं आरसीसी की, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की, इसका जो वेटेज रहा है वो 6.5 मार्क्स का रहा अभी तक। क्यूएससी की बात कर लेते हैं तो इसका वेटेज है 4.5 मार्क्स का। इरिगेशन इंजीनियरिंग 4.5 मार्क्स की है। फाउंडेशन पढ़ते तो अपन इसको मोस्टली सॉइल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर सबने इसको अलग से रखा हुआ है और ये है 4.25 मार्क्स का। बीडी बिल्डिंग ड्राइंग, ये आपने देखा होगा जनरली किसी एग्जाम में आती नहीं है, रेलवे वगैरह में पूछ लेते हैं, एसएससी के अंदर नहीं आती है, यहाँ भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसका वेटेज काफी अच्छा है 4.25, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं हर साल पेपर में। सॉइल मैकेनिक की बात कर लेते हैं, 3.75 मार्क्स का, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी आए, कभी 7 भी आ गए, ऐसे करके। सोम के अंदर, सोम का वेटेज भी 3 मार्क्स का है। अब सोम सॉइल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी वगैरह के लिए और अदर एग्जाम के लिए, यहाँ एक लेवल पे है सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से आए रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट डिवाइड हो गए, इतने सारे में बढ़ चुका है, सबसे पूछ रहे हैं, सारे के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सोम के अंदर 3 मार्क्स के। रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है, रेलवे के अंदर आपके 2.75, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो, 1 से 2 क्वेश्चन, 1.25 मार्क्स का एवरेज है। हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर मोस्टली यहाँ से पंप से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, वहां से इनसे क्वेश्चन पूछे हुए, उनके फार्मूले वगैरह, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक मशीन से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे हुए हैं। और फिर अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स अपन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ से भी 1 आध क्वेश्चन कभी कभी पूछा हुआ है। टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एसएससी के अंदर तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटर्मिनेसी पर और ट्रस वगैरह से 1 आध क्वेश्चन यहाँ से फार्मूले पूछ लेता है। बात कर लेते हैं अपन हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी से 0.75 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से भी आए हुए हैं। बात कर लेते हैं पीएससी की, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की, जिन्होंने डीएफसी दिया हुआ है उनको पता होगा पीएससी की इंपॉर्टेंस क्या है, गजब का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहाँ पर 1 ही 2 क्वेश्चन कभी कभार आया हुआ है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ना है अपने को। अब ये पढ़ना कहाँ से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएससी भी काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा आरसीसी के अंदर आया हुआ पार्ट है, आरसीसी का एक पार्ट है पीएससी, काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंदर पढ़ना कितना है अपने को वो डिपेंड करता है एनालिसिस के ऊपर, कि आपको समझ कितनी है, कहाँ से क्वेश्चन आए हो और उन्हीं चीजों को पढ़ो, क्योंकि डिटेल में फंस गए तो फिर आप समझ निकल नहीं पाओगे। तो ये एनालिसिस अपन आपको करके प्रोवाइड करेंगे, बस आपको मेहनत करनी रहेगी, ठीक है। ये अपन सारी चीज अपन कोर्स के अंदर कंसीडर करेंगे। तो पीएससी की वैल्यू कितनी है, पीएससी का एवरेज कितना है, 0.25 मार्क्स का है। ब्रिज इंजीनियरिंग, किसकी बात करते हैं, ब्रिज इंजीनियरिंग, ये ब्रिज इंजीनियरिंग एक्चुअली आती है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर, यहाँ पर इसको अलग कंसीडर किया हुआ है, कभी कभार इससे 1 या 2 साल में एक बार क्वेश्चन आ गए, ऐसे करके ब्रिज इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑटोकैड जनरली नहीं पूछी जाती है, रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर पूछी गई थी, आरआरबी के अंदर वैसे नहीं पूछी जाती है, यहाँ से भी 1 आध 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं इसके। तो ये एक पूरे सब्जेक्ट का वेटेज है सिविल इंजीनियरिंग के। अब देखिए इतने सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सब इंजीनियर में सारे सब्जेक्ट का वेटेज है। अब बताइए आपको पढ़ना कैसे, तो वो जो एक परफेक्ट एनालिसिस, एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाई करनी है, तो अपन इसको सारी चीजें आपको डिटेल में प्रोवाइड कर देंगे, सारा कंटेंट आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू लाइव प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप नीचे नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन पर, उन पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके भी बात कर सकते हो कैसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल के बारे में, ठीक है, ये तो बात हो गई टेक्निकल एनालिसिस की, ये बात होगी नॉन टेक्निकल एनालिसिस की, ओके। इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब बात आती है किसकी कि भैया तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से मिले, ठीक है। आपने समझा तो दिया कि ऐसी ऐसी बात है इनकी। अब तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 6 महीने का टाइम है और सिलेबस इतना लंबा है, ठीक है, अब इनको पढ़ना है, इनके एनालिसिस करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी सारी करनी है, ठीक है, कि काफी सारी जो इसकी सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपको, क्योंकि इसका टाइम जो होता है, टाइम तो काफी ज्यादा है इसके अंदर, एग्जाम के अंदर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 200 क्वेश्चन करने रहेंगे, वही 200 क्वेश्चन आपको एसएससी के अंदर 2 घंटे के अंदर करने हैं, तो टाइम तो काफी ज्यादा है, टाइम में कोई इशू नहीं है, ओके। दूसरी चीज माइनस मार्किंग नहीं है, एक और चीज जान लीजिए, इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप फ्री तरीके से होकर के दोस्तों जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, लगा सकते हैं। माइनस मार्किंग का मतलब है कि यदि आप कोई गलत क्वेश्चन कर भी सकते हैं तो उसका जो डिसएडवांटेज आपके सही क्वेश्चन पर नहीं पड़ेगा, मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है, 3 घंटे का समय है, पर्याप्त समय है। परीक्षा पैटर्न ऐसा है, ना तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक है, एसएससी जेईई के कंपैरिजन में डाउन है, ठीक है, अदर स्टेट जेईई की अपेक्षा लगभग ठीक ठाक पैटर्न है। 2020 का जो पेपर रहा है, चूंकि अवेलेबल नहीं है अभी, पर फिलहाल मैं आपको बता दूं एग्जाम का पैटर्न लगभग ठीक ठाक था। एक आध न्यूमेरिकल भी आए हुए थे हर क्वेश्चन चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से, बीच बीच में न्यूमेरिकल बेसिक फार्मूले बेस्ड पर थे, ठीक है, लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा।
तो अब देखिएगा बात ऐसी दरअसल दोस्तों कि है तो ईजी, कोई डाउट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, ठीक है। जैसे आप एसएससी जी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और टफ आ जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे एसएससी जो ना फॉलो कर रहा है ईएससी को। यदि आपने मेंस दिया, आपने इस बार का एसएससी जी दिया हुआ तो टोटल ईएससी के पैटर्न पे मेंस आया हुआ था, ठीक है। वैसे ही कॉपी उनको प्रोवाइड की गई थी। तो है तो एसएससी जी जो फॉलो कर रहा है ईएससी को फॉलो कर रहा है, तो एसएससी जी थोड़ा सा इस समय लेंदी हो चुका है, मतलब थोड़ा टफ हो चुका है। लेकिन व्यापम सब इंजीनियर पे सिलेक्शन लेना अभी आसान है, ठीक है। क्यों आसान है? क्योंकि इसका जो पैटर्न अगर जो समझ गया ना और करेक्ट इसकी एनालिसिस कर गया, वो सिलेक्शन ले सकता है। सिलेक्शन ना होने का रीजन ये है क्योंकि सिलेबस है लेंदी। अब इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पढ़ अपन एक ही सब्जेक्ट को डिटेल में रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग सोम को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 3-4 ही आ रहे हैं, आपने उसके चक्कर में ये बीएम हाईवे वगैरह मिस कर दिया या डीएसएस वगैरह मिस कर दिया, ठीक है। तो अपने को पढ़ना है एनालिसिस करके, बहुत सही तरीके से टॉपिक को समझ के कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, वो भी पेपर एनालिसिस पर। तो सारी चीजें अगर आप खुद से कर सकते हो तो आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां अपन सारे पेपर आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं 2013 से 2018 तक, जो कि अवेलेबल हैं अभी। वो आप जाकर के एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, हमने किया हुआ उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वो भी देख सकते हैं फेसबुक। और इसके बाद यदि आप नहीं करना चाहते हो एनालिसिस, तो हमारे कल से हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर अपन कंप्लीट व्यापम सब इंजीनियर का इन 6 महीनों के अंदर, पेपर आपका अप्रैल में है, अपन फरवरी लास्ट तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद आपको 1 महीने पर्याप्त मिलेगा टेस्ट सीरीज देने के लिए, और वो टेस्ट सीरीज भी हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड होगा, ठीक है। वो कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। तो कंप्लीट टेक पोर्शन का पहले तो वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरी चीज इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तीसरी चीज लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, ओके। तो बस आपको उसको पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कौन सी फॉलो करनी है। तो देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से देखो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं किसके? सबसे पहले तो व्यापम के प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पैटर्न पता चल पाए कि भैया क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, क्लियर। दूसरी चीज आपको फॉलो करना है किसको? दूसरी चीज अदर स्टेट के एजेई, जैसे कि अगर आप एजेई का पेपर दे रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का लेवल क्या है, उसके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आपको आरआरबी जेई क्वेश्चन करने हैं, डीएमआरसी जेई करने हैं, रेलवे जेई के करने हैं, और ऐसे उत्तराखंड जेई के, हरियाणा जेई के, जम्मू कश्मीर जेई, ऐसे जो अदर स्टेट एजेई के उनके क्वेश्चन। देन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एसएससी जेई को, ठीक है। एसएससी जेई के क्वेश्चन कर लीजिए। इतने क्वेश्चन जो जेई के होते हैं उनको आपको कम से कम, अब ऐसा नहीं कि आपको एक बार क्वेश्चन करते जाना है, एक बार जैसे आपने क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन इजी वाले थे वो तो बन गए। जैसे बोल दिया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, आपको पता है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। तो आपको पढ़ लिया, अब ये नहीं भूलेगा, इसको स्किप करो, एक बार पढ़ लिया ना, बन जाएगा। अगले वाला पार्ट, आपका कोई ईयर का क्वेश्चन आ गया, वो ईयर क्वेश्चन एक बार किया, नहीं बन रहा था, उसको टिक कर देना है, दोबारा फिर आइए, फिर उसको रिवाइज कीजिए, फिर 3 बार करिए, 4 बार करिए। मतलब कहने का मतलब है कि रिवीजन, जितनी चीजें आप पढ़ो ना, जितनी क्वेश्चन आप करो ना, वो क्वेश्चन की ट्रिकें आपको पता होनी चाहिए, उन क्वेश्चन से बनने वाले कॉन्सेप्ट आपको रट जाने चाहिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो इतने क्वेश्चन को आप कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार जरूर करें। पहली प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें एनालिसिस करके। दूसरी चीज, जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपको 3 से 4 बार, 5 बार अच्छे से करना है, जब तक, ऐसा नहीं कि एक बार बस करते चले गए फिर खत्म, तो फिर वहीं से क्वेश्चन आ रहे फिर भी नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, तो फिर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपने रिवीजन सही तरीके से नहीं किया है ना। बोलते हैं रिवीजन इज द की सक्सेस ऑफ द की, ठीक है। रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस। तो आपको कब है? जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, और अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो भाई सब छोड़ना नहीं है, एकदम नहीं छोड़ना है, वहां से तो बनना चाहिए, और आएगा यहीं से, जाना ही बाहर से नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आपको तो ये करके जाना है, पहली बात 3 से 4 बार। अब इसके बाद यदि आपके पास टाइम बच रहा है, पहली बात अभी बोलोगे यार भैया इतने सारे क्वेश्चन हम लेके कहाँ से आए, तो इसके लिए एक बुक बनी हुई है। कौन सी बुक है? यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहीं से खरीदना, अदरवाइज महंगे में जाओगे, क्योंकि और कई सारे जो होते हैं ना अमेजोन के अंदर एफिलिएट वाले, वहीं से खरीद के मैं बेचता हूँ, महंगे पर बेच देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, लिंक नीचे दिया डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाइए, सस्ते में मिल जाएगा, 500-600 रुपए में किताब दोनों आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 किताबें आपको खरीदनी है, इसकी 2 किताबें एक्चुअली कौन कौन सी, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड, 2 किताबें हैं इसकी, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड, ये दोनों परचेज कर लेनी है। और इसी से आपको, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज डिटेल्ड में हर, पहले तो व्यापम के अंदर भी जो पेपर है वो भी दिया हुआ है, एसएससी जे के भी क्वेश्चन है, अदर स्टेट एजे के भी क्वेश्चन है, कुछ पीएसयूज की जैसे डीएफसीसी, आईएल, एनएचपीसी, ठीक है, सारे एनबीसीसी, सब के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब एक अच्छा कवरअप है क्वेश्चन का, और आंसर भी दिया हुआ है। मैं आपको बोलूंगा कि आप इंग्लिश एडिशन ही लीजिए, क्योंकि इंग्लिश एडिशन का जो आप सोल्यूशन पढ़ोगे ना, डिस्क्रिप्शन, वो आसान लैंग्वेज में, हिंदी वाला थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज, हिंदी डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि टेक्निकल हिंदी डिफिकल्टी होती है, समझ में नहीं आती ना, तो आप लीजिएगा इंग्लिश वाला एडिशन, ठीक है।
अगर आप इंग्लिश हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी से ले सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश वाला एडिशन बेस्ट है इसका, ठीक है। तो यूथ कंपटीशन टाइम की दोनों बुक परचेज कर लिए, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। अब आपने ये पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये तो खुद से पढ़े यदि इससे पहले कोचिंग की हुई तो, पर उससे पहले पढ़ने से पहले एनालिसिस, परफेक्ट एनालिसिस पे टाइम देना है। वो कब करना है आपको, वो जो मैंने पेपर बता दिया ना, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, पेपर डाउनलोड कीजिए, बैठिए 2-3 दिन लगाइए, एक एक क्वेश्चन में एनालिसिस कीजिए, चैप्टर वाइज एनालिसिस कीजिए, टिक करिए, टॉपिक वाइज एनालिसिस कीजिए, फिर लगिए कि अच्छा सर्वेइंग के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, इसको पहले पढ़ो और उस पर टिक लगा लो, हाईलाइट यूज कर लो, हाईलाइटर यूज कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, जो करना है कर लो, अब इससे क्वेश्चन आएगा बनेगा भाई, इसके आसपास थोड़ी और स्टडी कर लो। ऐसे एनालिसिस किए जाते हैं मेरे दोस्त, वो हम आपको करके देंगे यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो। करना चाहते हो तो फिर आपके लिए स्वागत है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए पेपर और लग जाइए फिर, क्योंकि अगर खुद से मेहनत करोगे तो और अच्छी बात है। और अगर टाइम बचाना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए हमने कर रखी है, तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, लिंक भी उसका भी डिस्क्रिप्शन पे, नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप करिए, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कल से ही ज्वाइन कीजिए, शुरुआत से करिए तो और अच्छा है, ठीक है। अगली बात देखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि पहली बुक है। अब मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, आपने इसको 4-5 बार कर लिया, आप बड़े कड़ी मेहनती, आप चाहते हो कि मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता, मान लो बाहर से क्वेश्चन आ गए तो एक आध बुक और फॉलो करिए। कौन सी बुक है फिर, वो है आपकी गुप्ता एंड गुप्ता की, ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। कौन सी बुक है, गुप्ता एंड गुप्ता की, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता की, गुप्ता एंड गुप्ता की, ये लीजिएगा एरर फ्री वाली, क्योंकि इसके अंदर जो पहले वाला एडिशन था उसमें एरर काफी ज्यादा थे। कुछ कोचिंग जैसे इंजीनियर्स पेडागोग उन्होंने इसका एरर फ्री सोल्यूशन बनाया हुआ, वो आप परचेज कीजिए, एरर फ्री पढ़िए तो ज्यादा सही है। तो इसका अगर ये हो जाए तो 3-4 बार ये हो जाए तभी लीजिएगा, ऐसा नहीं बुक सजा के सामने रख लिए, ये नहीं पढ़ पा रहा उसको भी रख लियो, नहीं करना वेस्ट पैसे। ये हो जाए 3-4 बार, देन इसके बाद इसको ऑर्डर करना, ठीक है, फिर इसको करिए 2-3 बार, इतना करिए काफी सही है। गेट वेट के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा टफ इसके अंदर पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कर लीजिए, काफी ज्यादा बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। एसएससी जरूर करिएगा, क्योंकि अगर इसका लेवल हाई हुआ तो एसएससी के आसपास जाएगा, तो आपसे वो भी चीजें बनेंगी। और चूंकि ये यूथ कंपटीशन के अंदर आपके एसएससी के भी सारे क्वेश्चन का कवरअप है, अभी लोगे आप तो साथ साथ सभी हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप 3-4-5 बार करिए, काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो गुप्ता एंड गुप्ता करना है आपको, ओके। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटजी टेक्निकल पोर्शन की, ओके। इससे आपके 100 से अब इसके बाद जब आप ये करोगे ना तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फिर लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और मार्च एंड तक आपका जो अपन कोर्स है, या सॉरी फरवरी एंड तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। खुद से कर रहा तो कोशिश करिए फरवरी एंड तक कर लें, मार्च एंड आप छोड़िए केवल रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए। हम करवाएंगे तो आपको टेस्ट सीरीज मार्च में प्रोवाइड कर देंगे, पूरा 1 महीने जम के टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का भी सोल्यूशन खुद ही हम वीडियो के थ्रू ला करके देंगे आपको, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का भी सोल्यूशन और साथ में टेस्ट सीरीज और आपके शॉर्ट नोट्स का डिवीजन, तो ऐसा करके आपका पूरा मार्च ये चलेगा। अप्रैल में एग्जाम है तो समथिंग 10 से 15-20 अप्रैल से होगा, लास्ट टाइम पे रिवीजन टेस्ट सीरीज देकर के फिर जाकर के एग्जाम में फोड़ देना है, ठीक है। तो ये तो पोर्शन हो गए टेक्निकल पोर्शन की, इससे बेस्ट तैयारी आपकी कभी हो ही नहीं सकती। और बाकी कोचिंग वाले कुछ भी बोलते रहे, वो आपकी मर्जी, आप उनको देखिए कैसी इनकी स्ट्रेटजी है, पढ़िए पूरा लॉन्ग कोर्स पढ़िए। जो कोचिंग है पहले उन्होंने जो वीडियो सोल्यूशन बनाया हुआ है अदर कोचिंग के लिए, अदर जैसे आपने किन्होंने एसएससी जे के लिए पढ़ाया वही व्यापम से इंजीनियर कोर्स देते रहे। इतना सारा सिलेबस आप पढ़ते रहिए, एसएससी जे का पैटर्न अलग है, वहां से ये बीईटी वगैरह क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए। आप डूब जाइए जाकर के आरसीसी वगैरह में, क्वेश्चन तो 3-4-5 ही आने, मत पढ़िए टॉपिक, है ना। तो ऐसा करके फंसे ही रह जाओगे। आपको दिमाग लगाना, सिलेक्शन आपका, कोचिंग वाले आपको गुमराह करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो फोकस्ड होकर अगर किसी एग्जाम को देना है ना, ऐसा नहीं होता कि दोस्त आप जब सब कुछ पीएचडी कर लोगे सिविल इंजीनियरिंग में तो ही सिलेक्शन होगा। पीएचडी करके आप टीचर बन सकते हो, उस चीज की नॉलेज रख सकते हो। नॉलेज और सिलेक्शन का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आप पीएचडी करिए उस पर। आपको सिलेक्शन लेने के लिए पीएचडी नहीं करना, आपको फोकस्ड स्टडी करना है। क्या एग्जाम की डिमांड है, क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो आपको, क्योंकि आपका सिलेक्शन उन 3 घंटों के अंदर परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। आपका सिलेक्शन उन 3 घंटों के अंदर आपने कितना परफॉर्म किया, ये चीज डिसाइड करता है। ये नहीं कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे आपने कितना पढ़ा, आपसे कितनी सिविल इंजीनियरिंग आती, कोई नहीं पूछने वाला। इंपॉर्टेंट है उन 3 घंटों के अंदर आप कितने क्वेश्चन टिक करके आ रहे हो, कितने सही क्वेश्चन करके आ रहे हो, ठीक है। तो आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, फंसना नहीं है कि बोल दिया कोई कि अपने को कंप्लीट पढ़ना है। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या है, आपको मास्टरी करनी है ना तो फिर बाद में करिएगा, ठीक है। बाद में फिर एक बार कोर्स ले लीजिए, पढ़ लीजिए। एक एग्जाम को फोकस कर रहे हो आप तो आपको एनालिसिस करिए। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना सब कुछ है, फोकस्ड कहां रखना है, फोकस्ड टॉपिक पे रखना है कि आ क्या रहा है पेपर में। सब नहीं पढ़ना, आपको जो काम का वही पढ़ना है, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन की। टेक्निकल का तो ये बात होगी, नॉन टेक्निकल कोई बुक अभी तक बनी नहीं एक्चुअली जो मैं आपको बुक रिकमेंड कर दूं, तो आपको इसके लिए खुद ही एफर्ट मारना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद आप अपनी बुक आ रही है, आप उसको परचेज करिएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो बुक भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर कंप्लीट 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन का एनालिसिस होगा,
पिछले जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हों, सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, जितने भी पेपर हुए हैं व्यापम के, उन सभी पेपर में जो भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आए हुए थे उन सबको हम लोगों ने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके आपके लिए सेपरेट रख दिया हुआ है। वो कुछ दिन के बाद आपकी बुक आ जाएगी मार्केट के अंदर। अभी फिलहाल पीडीएफ फॉर्म पे आएगी, आप उसे परचेज करके उसे डाउनलोड करके यदि आपने कोर्स लेना है तो फिर आपको तो डायरेक्ट ही प्रोवाइड कर दी जाएगी स्टडी मटेरियल में, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये आपको कैसे पढ़ना है। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो हिंदी के अंदर भी आपको सबसे पहले बात वही आगे ना एनालिसिस पे, क्योंकि मेरे दोस्त हिंदी का भी सिलेबस बहुत बड़ा है ना। कितने सारे व्याकरण, छंद, अलंकार, दोहा, रस, समास, संधि, कितनी सारी चीजें आती हैं। क्या क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालिसिस आ गया ना बीच में, यहाँ पे एनालिसिस करनी है, पेपर नीचे है, नहीं करना हम है, फिर हमने कर लिया है, ठीक है। हमने सारा मटेरियल आपके लिए तैयार करके रखा है। जो क्या करना, क्या आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और ज्वाइन करना है कोर्स को, ठीक है। पहला स्टेप है। नहीं करना है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में पेपर का भी, वो जाके एनालिसिस करिए। सारी चीज़ों का एनालिसिस पहले है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला स्टेप उसके प्रीवियस ईयर का एनालिसिस होता है और दूसरा स्टेप सिलेबस होता है। दोनों सामने रखिए, जबरदस्त 2-3 दिन लगाइए और एनालिसिस करिए, फिर आइएगा पढ़ने पे। डायरेक्ट नहीं हिंदी की बुक उठा के लग जानी। क्या करना है, आपने एनालिसिस कर लिया, हिंदी को उठाया। हिंदी कैसे पढ़नी है आपको, कोई भी ग्रामर की बुक उठा ली। मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, आप बहुत मोटिवेटेड, आपको लग रहा है मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। हिंदी उठा लिया आपने, हिंदी में एनालिसिस कर लिया, संधि पढ़ लिया, देखा संधि यहाँ से क्वेश्चन है, उसको टिक किया है, प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हुए हैं, संधि से टिक किया हुआ है, संधि पढ़ी वहाँ से, देखा कैसे, अच्छा ये सुना है गुण स्वर संधि है, यहाँ से आ रहे हैं, उसको टॉपिक वाइज उसके टॉपिक पढ़ लिया। अब उससे कोई भी क्वेश्चन आएंगे मैं टिक कर दूंगा। संधि से आ रहे हैं ना, संधि की थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ ली, गुण स्वर संधि आ रही है, मतलब स्वर संधि आ रही है, स्वर भी सारी चीजें पढ़ ली। फिर इसके बाद व्यंजन आ रहा है, व्यंजन भी पढ़ लिया। ऐसे करके आपको उसके आसपास की चीजें पढ़ लेनी है। अब संधि से आ रहा है तो एक बार पूरी संधि भी पढ़ लेनी है, क्योंकि पढ़ी तो है, बस रिवाइज मार देना है, ठीक है। ऐसे करके इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर देख लेना है आर्टिकल सारे और क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। ओके, उसके अंदर जो भी आ रहा है वो अपने दूसरे टीचर पढ़ाएंगे आपको, वो सारी चीजें आपको एनालिसिस करके पढ़ लेना है। मैथ की बात करो, मैथ के अंदर आपको देखना है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो एनालिसिस लिख के रख लेना। मैथ से इतने क्वेश्चन इतने साल के अंदर आए हुए हैं, टॉपिक लिख लेना, इतने साल क्वेश्चन लिख लिए, इतने क्वेश्चन इतने साल के अंदर आए हुए हैं और उसका लेवल देख लेना है पहले। इसके बाद कोई भी बुक उठानी है, बुक की बात करो तो बुक की बात करो तो RS अग्रवाल उठा लेना, RS अग्रवाल उठा लेना और टॉपिक पढ़ना। इतनी मोटी किताब पूरा मत पढ़ना, देख लेना टाइम एंड वर्क में जाना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना, क्वेश्चन देखना यहाँ से आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख के रख लेना कॉन्सेप्ट उसके। ऐसे करके सारे चैप्टर करने हैं, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर भी सेम चीज़ करनी है। कोई बुक उठा लेना रीजनिंग की, नहीं उठाना यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं। यूट्यूब चैनल में ऐसा नहीं कि 50-50 घंटे की रीजनिंग क्वेश्चन नहीं देखने आपको, 14 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ना, 50 थोड़ी ना आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं ना। लिख लेना टॉपिक किससे आ रहे हैं, वॉच से आ रहे हैं, मिरर इमेज से आ रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज आ रही है, नंबर सीरीज आ रही है, सारे। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस काम आती है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। देन इसके बाद पैटर्न समझ में आ गया ना, इसके बाद जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो उस टॉपिक से जाके वीडियो डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट सर्च करना है, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। आपके स्टेप बता रहा हूँ, स्टडी आपको खुद से कैसे करनी है। बाकी अगर आप हमसे जुड़ोगे तो सारी चीज़ हम खुद ही करवा देंगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस और वीडियो देखना है, दैट्स इट। तो ये रीजनिंग का हो गया। बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर भी एनालिसिस करना है, कहाँ से आ रहे हैं, पूछता है कि Ctrl+C क्या होता है, कॉपी, ऐसा करके ऐसे कीवर्ड्स आते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आता है, और भी डिटेल में देख लेना और सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आपको कंप्यूटर के अंदर एनालिसिस करना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस कंप्यूटर का। कंप्यूटर कोई वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, या तो कंप्यूटर कोई बुक हो आपके पास तो वो पढ़ लेना। कंप्यूटर में जो शॉर्ट कीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद साइंस से बात कर लेते हैं। देखो साइंस का सेक्शन तो बहुत बड़ा है। ओके गाइस, तो अपन कहाँ पे थे, ओके गाइस, तो अपन कहाँ पे थे, अपन एक्सप्लेन कर रहे थे नॉन टेक्निकल पोर्शन की। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर देखो यार, साइंस का जो पोर्शन है, साइंस का जो पोर्शन के अंदर एक्चुअली 3 चीजें आती हैं, काफी वास्ट सिलेबस है, 3 चीजें आती हैं। पहला क्या है, पहला पोर्शन है आपका बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स का है और तीसरा क्या आपका केमिस्ट्री का है। तीनों सब्जेक्ट से मिला करके टोटल मिलाकर 14 सब्जेक्ट क्या रहे हैं। अब तीनों बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, क्या सारा पढ़ लेना है, नहीं। एनालिसिस, मैंने क्या बार बोला, एनालिसिस करना पड़ेगा। फिजिक्स से कितने मार्क्स का, केमिस्ट्री से कितने मार्क्स का और बायोलॉजी से कितने मार्क्स का, वो आपको करना है प्रीवियस ईयर से उठा के। बहुत ज़रूरी बाबू प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसलिए बोलता हूँ किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन के लिए डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर और उसका सिलेबस। अब चूंकि सिलेबस के अंदर तो व्यापार में सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, तो हमारे लिए बचा क्या फिर, प्रीवियस ईयर, तो उसी से काम चलाएंगे, ठीक है।
इसलिए बोलता हूँ फेसबुक ग्रुप का लिंक नीचे है, जाइए, खुद से कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज कोर्स अपन सारा करके देंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना। साइंस हो गया, साइंस का 14 क्वेश्चन है, सारा डिटेल में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और देन पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, या तो आपके पास नोट्स हैं, नहीं है तो फिर आप इंजीनियर हो, थोड़ी बहुत साइंस आपने पढ़ रखी है, टॉपिक वाइज देख लीजिए क्या पूछा हुआ है, ठीक है, साइंस से बायोलॉजी से क्या पूछा हुआ है और केमिस्ट्री से क्या पूछा हुआ है, कुछ एक आध फार्मूले पूछे हुए उनको डिटेल में देख लीजिए, उनके बारे में आसपास स्टडी कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करके ये साइंस का हो गया। जनरल अवेयरनेस 14 मार्क्स का, अब इसका सर्कल बहुत बड़ा है क्योंकि इससे देखो जनरल अवेयरनेस का सीधे से पैटर्न 3 से 4 नंबर का तो करंट अफेयर आएगा ही आएगा, क्योंकि करंट हर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो करंट आपको पढ़ना है। अब इसे नहीं कि स्पेशली एमपी से पूछा, एमपी के भी 1-2 होते हैं लेकिन पूछा पूरा इंडिया लेवल पर पूछा जाता है, तो 3-4 क्वेश्चन तो जीके के निकल गए। इसके बाद थोड़ी बहुत हिस्ट्री, जियोग्राफी, थोड़ी बहुत पॉलिटी, इंडिया के, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से व्यक्ति जो इंडिया लेवल पर फेमस हुए, कोई संगीतकार, कोई फिल्म स्टार, कोई राष्ट्रपति, कोई ऐसा कौन बना है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। पर्सनालिटी के बारे में, ऐसा कौन सा ऑथर है मध्य प्रदेश का या इंडिया लेवल का, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना। इंडिया की हिस्ट्री जो वर्ल्ड लेवल पे हो रही, इंडिया के मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है, कोई ऐसी योजना चलाई गई है जो भारत के अंदर केवल अनोखी हो, ऐसी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, वो चीज़ें आपको हाईलाइटेड चीज़ जो होती है ना वो पढ़नी है, ठीक है। मध्य प्रदेश कैसे कोई हैं जो पहली बार गवर्नर जाके देश के लेवल पे बने हो, कुछ भी ऐसा, मध्य प्रदेश कोई खिलाड़ी हो जो ओलंपिक में गया हो, कुछ भी, मतलब जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें जो इंडिया लेवल पे हो रही हैं उन पे फोकस करके आपको पढ़ना है, ओके। ये और कुछ एमपी की हिस्ट्री के बारे में आसपास, भीमबेटका को अभी जो मतलब फर्स्ट जो ऐतिहासिक धरोहर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो यहाँ से आप 7 से 8 10 नंबर तक गेन कर ही सकते हो। बाकी 14 में 14 तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना, टॉपर्स के भी नहीं आते तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है, ओके। बाकी इन सब चीज़ों में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। पढ़ाएंगे अपन तो आपको एनालिसिस भी समझ में आ जाएगा, खुद एनालिसिस करोगे समझ में आएगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी आती है, हिंदी इंग्लिश वगैरह बहुत ज़्यादा ईजी आती है। पढ़ाएंगे अपन तो सारी चीज़ आपसे खुद ब खुद बन जाएंगी, खुद से पढ़िए चीज़ें बनेंगी। तो ये हो गया। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर से करनी है। अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है कोई बुक, अपन 15 से 20 दिन में करवा देंगे तो परचेज कर लीजिएगा। फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो क्या करिएगा, फिलहाल अभी इसके कॉन्सेप्ट पढ़िएगा और अगर खुद से करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर डाउनलोड करिए और उनसे एनालिसिस करके खुद ब खुद क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए कि मैथ का क्वेश्चन कौन है, मेहनत ज़्यादा है उस पर, लेंदी है, हमने किया है मेहनत, तो रुकिए 15 से 20 दिन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पेपर की, ठीक, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पेपर की। अब अगला स्टेप है कि भैया आपने इतना कुछ बता दिया है, ठीक है, तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाता है। अगर मैं रिसेंटली आपको आइडिया दूं ना 2020 के पेपर की, ठीक है, 2020 के मतलब अभी जो रिसेंटली हुआ है, अपन अभी रिसेंटली देखते हैं, 200 मार्क्स का पेपर था, 200 मार्क्स का एग्जाम था, तो कट ऑफ कितनी गई इसकी, कट ऑफ इसकी गई है 148 मार्क्स, 148 मार्क्स। जो 52 पोस्ट आई थी ना, कुछ लोग बोलेंगे 52 पोस्ट थी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 52 पोस्ट थी, कट ऑफ 148 मार्क्स गया हो, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 148 मार्क्स जनरल कैटेगरी की। ST/SC की इससे भी कम गई है, एक्सपेक्ट कर सकते हो 135 के अराउंड ST की होगी, 140 के अराउंड ST/SC की होगी, फिर इसके बाद ऐसे ही 142 143 OBC होगी, ऐसी के आसपास आपका EWS होगा, OBC के आसपास ही होता है। ऐसा करके मैंने 150 के आसपास आपको लाना है। कट ऑफ बढ़ भी सकती है, जनरली बढ़ती नहीं, 150 के आसपास ही कट ऑफ रहती है, 150 में लेके आने हैं आपको, बहुत आसान लाना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ना तरीके से है, बस आ जाएंगे। तो कट ऑफ इतनी जाती है हर साल। प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है, स्टडी मटेरियल मैंने सारी चीज़ समझा दी है। कोई भी डाउट हो ना आपको मन में, सब इंजीनियर से रिलेटेड, कुछ लोग पूछेंगे भैया इसकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है, कहाँ पोस्टिंग मिलती है, क्या कैसे होता है, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके अंदर केवल स्टडी समझ रहे थे ना, जो लोग फाइनल ईयर में उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्यापम का नोटिफिकेशन नहीं है, हो सकता है 2-3 महीने अगर लेट हो जाए वैकेंसी, 2-3 महीने लेट हो जाए तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप भी उसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लिए भी चांस है, ज्वाइन वो आप लोग भी करिए। फिलहाल जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का। कल से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और वो क्लासेस एक्चुअली लाइव होंगी, ठीक है, सारी क्लासेस अपना लाइव प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ना, चूंकि 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ऐसे अपना अपने ऐप के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाओगे, सर यहाँ पे अपनी समझ में नहीं आई, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट्स ही इतने रखे हुए हैं कि अपन ज़्यादा मतलब ऐसे भीड़ भाड़ वाली चीज़ें कर ही नहीं रहे, जितने ही सिलेक्टिव स्टूडेंट रखे रहे और जो अपने
स्टूडेंट्स उनको अपन कई सारे बैचेज में, चाहे भले में 2 बैच लाइव करनी पड़ रहे हैं, लेकिन अपन सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ताकि अपन क्या 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे हैं, बाद में आपको क्वेश्चन ना पूछने पड़े, क्योंकि पढ़ा अपन एकदम तरीके से चीज़ें रहे हैं, एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं, तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछ पाओगे लाइव, भैया ये चीज़ समझ में नहीं, बता दो तुरंत अपन, ठीक है। तो ऐसे करके पढ़ रहे हैं अपन, तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो आप लाइव बैच ज्वाइन करो, ज़्यादा सही है। आप भी एक भी क्लास मिस ना करो तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आपके लिए। तो ये कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कल यानी कि 8 अक्टूबर से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है आपका, जा करके आप नीचे दिए गए 2 व्हाट्सअप नंबर एक्चुअली आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उन पे आप व्हाट्सअप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। लिंक का PDF मिल जाएगा, सारी फीस की जानकारी मिल जाएगी। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 ऑफ चल रहा है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट 50 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट कोर्स की जो फीस है, टेक प्लस नॉन टेक प्लस बुक की PDF प्लस स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, इतनी सारी जो PDF की, इतनी सारी जो स्टडी मटेरियल की जो फीस है वो है 3999 रुपीज़। पर फिलहाल फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 500 का लेस चल रहा है, 500 ऑफ चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल। जैसे ही 50 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही 50 स्टूडेंट हो जाएंगे वैसे ही अपन फीस वही 3999 रुपीज़ लेने लग जाएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू आसपास 4000 की, ठीक है। पर फिलहाल अभी 500 ऑफ चल रहा है, मतलब ये कोर्स लगभग आपको 3500 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग केवल टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल टेक्निकल सिविल का, उनको मिलेगा 3000 रुपीज़, ठीक है, 3000 रुपीज़ में। जो लोग केवल नॉन टेक ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मिलेगा 1500 रुपीज़ में, ठीक है, अलग अलग अगर ज्वाइन कर रहे हो आप तो ओके। और अगर दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो 3599 रुपीज़ में। बाकी सारी डिटेल आप लिंक पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जा करके, या कि व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके आप फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, ओके। तो ज्वाइन करिए, ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोग के लिए। और प्रिपरेशन करने के लिए 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, सारी लाइव होंगी, सारे डिटेल आप फाइंड कर पाओगे, सारी चीज़ें आप पूछ पाओगे, ओके। तो ये मत समझिए कि अपन रिकॉर्डेड वीडियो दे दी फिर आपको डाउट पूछने के लिए रुकना पड़ रहा है। फुल डाउट सपोर्ट है और साथ में मेंटरशिप भी है। और ऐसा मत सोचिए कि पेपर की डेट बढ़ गई है तो फिर अब कैसे तैयारी कर रहे हैं अपन, तो वो चीज़ भी अपन, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ना व्यापम का नोटिफिकेशन, तो अभी मतलब कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो आपका पेपर कब होना है, वो होना है आपका अप्रैल के अंदर। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना, तब तक अपन आपको मेंटर करते रहेंगे। अपन सिलेबस कंप्लीट कर भी दिया फिर भी आपको मेंटर करते रहेंगे कि आपको कहीं पे डाउट आ गया तो अपन है फिर, ठीक है। तो ऐसा करके आपका चलता रहेगा। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर PDF की, जहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट करिए, ये कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके। और हाँ, लिंक फेसबुक का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ आप तैयारी करेंगे, कंपटीशन को आपको पता चलेगा कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और तैयारी कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का भी है, वहाँ भी ज्वाइन करके आप ज्वाइन करिए वहाँ भी, और वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अपन डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे और उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बैठ की आपको जय माता की, माता आपकी सारी समस्याओं का निवारण करें और आप अपनी ज़िंदगी में अपने मुकाम तक पहुँच पाएँ, मेरी यही दुआ है। एक बार बोले प्रेम से जय माता दी। चलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।